मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन APST, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए मेरा चैप्टर है इंडेक्स, सूचकांक। दी गई बड़ी बड़ी सूचनाओं या संख्याओं को यदि हम सरल प्रतिशतों में व्यक्त करें तो यह सरल प्रतिशत सूचकांक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी की पिछले 10 साल की सेल है और अगर आपने 10 डेटा लिए हैं, पिछले 10 साल के 10 डेटा लिए हैं, तो ये सभी डेटा क्या होंगे? लंबी लंबी संख्याओं वाले होंगे, करोड़ में होंगे। तो जब संख्याएं लंबी लंबी डिजिट्स में होती हैं और किसी एक वर्ष को आधार मानकर अगर हम इन डिजिट्स को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें तो ये जो लंबी लंबी संख्याएं होती है, जो कि 6-6, 7-7 डिजिट की संख्याएं हैं, ये सभी 6-6, 7-7 डिजिट की संख्याएं आपके 2 या 3 जो सिंपल डिजिट होती हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। जब इन संख्याओं को या सूचनाओं को आप सिंपल 2 या 3 डिजिट के प्रतिशत में व्यक्त कर लेंगे तो इनके आधार पर जो विश्लेषण करना है वो आसान रहेगा। आपको कोई ग्राफ बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, बिंदु रेखा चित्र बनाना है, अंतर निकाल के तुलना करके कोई डिजिट आपको फाइंड करनी है, या आपको कोई गणितीय मेथड लगाना है, तो जब संख्याएं 2 या 3 डिजिट की होंगी तो आपका जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, वो आसान रहेगा। अगर बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर अगर आप विश्लेषण करना चाहेंगे तो यह विश्लेषण कभी भी सटीक नहीं बैठता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि सभी संख्याएं या सभी वैल्यूज प्रतिशत में व्यक्त करें और परसेंटेज के आधार पर आप इन वैल्यूज को 2 या 3 डिजिट्स में आप कन्वर्ट करें। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को सरल प्रतिशत में व्यक्त करना सूचकांक होता है। अगला मेरे पास में आता है सूचकांक की परिभाषा। क्रॉक्सटन काउडेन की है, मरी आर स्पेंगल की है, AM जूटल की है। तो अगर थियोरेटिकल प्रश्न आता है कि सूचकांक से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और महत्व को समझाइए, तो कोई एक परिभाषा आपको इसमें आनी चाहिए। अगला आता है सूचकांकों की विशेषताएं। पहला आता है इंडेक्स नंबर इज न्यूमेरिकली मेजर्ड। जो सूचकांक है वो हमेशा संख्याओं में व्यक्त होने चाहिए। स्टैटिक्स के लिए डेटा उसी को माना गया है जो प्रतिशत में व्यक्त हो, जो अंकों में व्यक्त हो। तो सबसे पहले इंडेक्स के लिए जरूरी है कि सूचना जो है वो गणितीय संख्या में परिवर्तित होनी चाहिए, कन्वर्ट होनी चाहिए। एवरेज और परसेंटेज, बड़ी बड़ी संख्याओं को जब हम सरल प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो जो भी इंडेक्स नंबर्स होंगे वो इंडेक्स नंबर्स हमेशा एवरेज परसेंटेज के होंगे। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, सरल प्रतिशतों के आधार पर आप इंडेक्स की गणना कर ली। अब ये जो इंडेक्स होते हैं, ये इंडेक्स के आधार पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बिंदु रेखीय चित्र बना सकते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हैं और ये सब एनालिसिस करके आप तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। सभी प्रकार के जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो प्रतिशत में होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इंडेक्स का जो यूज है वो ब्रॉड यूज है। उसका किसी भी कंपनी में, किसी भी टाइप के बिजनेस में या
जो नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, एनजीओस हैं, उनमें भी इंडेक्स का उपयोग कर सकते हैं। अगला आता है इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स। मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इंडेक्स सेल्स का निकल सकता है, डिमांड का निकल सकता है, मांग, प्राइस का निकल सकता है, मूल्य का। इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन का निकल सकता है। तो इंडेक्स का जो यूज है वो वाइडली यूज है, और आप कई तरह से इंडेक्स को आप कई चीजों के इंडेक्स आप निकाल सकते हैं। अगर मैं महंगाई का इंडेक्स निकालता हूँ और महंगाई का इंडेक्स निकालकर अगर मैं उसे इनकम से कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी एक्चुअल इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स को आप इनकम के आधार पर कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी बढ़ी इस साल 10%, महंगाई बढ़ी 15%, तो आपकी सैलरी क्या हुई? बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई है। तो ये जो महंगाई का एनालिसिस है इनकम के साथ में, उसे कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी कि आप मुद्रा की क्रय शक्ति की जांच कर सकते हैं इंडेक्स के आधार पर। हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। बड़ी बड़ी संख्याओं को जब आपने प्रतिशतों में व्यक्त किया तो परसेंटेज में बदल के आप एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस करके जो प्रबंधक हैं वो भविष्य के लिए एक अनुमान तैयार कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, इंडेक्स के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, सेल्स का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप ये कहें कि 10 साल पहले हमारी सेल्स 100 थी, उसके अगले साल वो 105% हो गई, यानी कि 5% बढ़ गई। इन 10 सालों में हमारी सेल्स 135% है, पहले साल कितनी थी? 100%। आज इंडियन में कितनी? 135%। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी सेल 10 साल में 35% बढ़ी है। तो ये जो इसमें कंपैरेटिव जो एनालिसिस है, ये आप इंडेक्स के आधार पर कर सकते हैं। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इन द फ्यूचर ट्रेंड्स। इंडेक्स के आधार पर ग्राफ बनाइए। ग्राफ के अंदर लाइन ऊपर जा रही है तो जो प्रवृत्ति है एनालिसिस की, जैसे मान लीजिए सेल्स का आपने ग्राफ बनाया और सेल्स का लगातार बढ़ रही है, तो हम सेल्स के ट्रेंड को चेक कर सकते हैं कि हमारा सेल्स लगातार बढ़ रहा है। कम हो रहा है तो हम कमी को देख सकते हैं, कम ज्यादा हो रहा है तो हम फ्लक्चुएशन को चेक कर सकते हैं कि वो फ्लक्चुएशन आखिर क्यों हुआ। किसी वर्ष अगर सेल बढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, कम हुई है तो उसकी वजह हम देख सकते हैं। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स हो गया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स। बड़ी बड़ी संख्याओं को आप सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, उसे सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा एनालिसिस आसान रहेगा। एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम। इन्फ्लेशन के इंडेक्स के आधार पर आप नेशनल इनकम को चेक करते हैं, महंगाई की रेट को चेक करते हैं और तय करते हैं कि जो पर्सन जो इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है, उसका आप विश्लेषण कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज। आप जानते हैं कि अगर हमने मांग पूर्ति सप्लाई को लिया, उसका ग्राफ बनाया, या बड़ी बड़ी सेल्स के डेटा को अगर हमने या प्रोडक्शन के डेटा को अगर हमने सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हैं कि उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियां जो भी फ्यूचर एस्टिमेट लगाती है, फोरकास्टिंग करती हैं, इसके लिए इंडेक्स एक इजी तरीका है एनालिसिस करने का। इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है। आजकल आप जानते हैं कि शेयर मार्केट की बात करें या किसी भी एनालिसिस की बात करें तो उसमें इंडेक्स नंबर्स चलते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स मार्केट के लिए भी यूजफुल है, इन्वेस्टर्स के लिए भी यूजफुल है।
यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मतलब इंडेक्स का जो यूज है वो आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स। अगर हम इंडेक्स की लिमिटेशंस की बात करते हैं तो पहला आता है एवरेज इंडिकेट। इंडेक्स से संख्याएं हैं और संख्याओं के आधार पर आप जो विश्लेषण करते हैं वह विश्लेषण केवल औसतन ही ठीक होता है, कभी भी आपको एक्यूरेट वो डिसीजन आपको प्रोवाइड नहीं करता है। लेक ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता का भाव रहता है, क्योंकि फॉर्मूला है और फॉर्मूले के आधार पर आप संख्याओं का जो विश्लेषण करते हैं वो विश्लेषण कहाँ तक सटीक बैठेगा, इसको बताना या उसको तय करना बहुत कठिन काम होता है। एरर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते समय सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इंडेक्स जो है वो किस वर्ष को आधार मानकर कैलकुलेट किया जाएगा, उसका जो ईयर है, बेस ईयर, वो क्या रखा जाएगा। अगर बेस ईयर को आप सही कैलकुलेट कर पाएंगे या सही तय कर पाएंगे तभी आपके इंडेक्स सही माने जाएंगे। डेफिनेट ऑब्जेक्ट। इंडेक्स जब आप कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं, तो डेफिनेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। शॉर्ट टर्म कंपेरेबल। इंडेक्स के आधार पर हमेशा 5 साल तक का ही कंपेरेटिव एनालिसिस हो सकता है। उससे पुराना इंडेक्स अगर आप लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप 1980 से आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, आधार 1980 रखा आपने, अब आप आगे 2020 में 40 साल बाद, तो 1980 का आधार पर निकाले गए इंडेक्स आपको सही सूचना प्रदान नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो आधार वर्ष आपको समय अनुसार बदल देना चाहिए, जिससे आप सही इंडेक्स कैलकुलेट कर पाए और इंडेक्स के आधार पर आप सही विश्लेषण कर सकें। लिमिटेशंस ऑफ एवरेजेस। इंडेक्स जब हम निकालते हैं तो इंडेक्स में कई तरीके के मीन्स काम आते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये भी इंडेक्स में यूज होते हैं। और ये सब गणितीय फॉर्मूला है जिसके बेस पर व्यवहारिक डिसीजन लेना मुश्किल होता है। जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन हमेशा सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल तो ठीक होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कितना ठीक हो पाए या किस लेवल तक आप उसे एक्सेप्ट कर पाए, उस एक्सेप्ट की जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको तय करना मुश्किल होता है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। सूचनाओं को आपने इंडेक्स में बदला और इंडेक्स में बदलने के बाद में जब आपने उन सूचनाओं को यूज किया, भाई सूचनाएं थी, सूचनाओं को आपने इंडेक्स में बदला और इंडेक्स में बदलने के बाद में जब आपने उनको यूज किया तो उन सूचनाओं के गणितीय निष्कर्षों को अलग अलग व्यक्ति अपनी एबिलिटी, व्यवसाय की पॉलिसी, डिमांड, उसके आधार पर उसका अलग अलग विश्लेषण करते हैं सभी। और वह जो अलग अलग जो विश्लेषण होता है उसी को कहा जाता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। डज नॉट क्लैरिफाई द सिचुएशन। कभी भी इंडेक्स के आधार पर निकाली गई जो सिचुएशन होती है वो कभी भी जो नहीं कि कंप्लीटली वो पिक्चर को क्लियर करे। उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। जब भी आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो कुछ समस्याएं सामने आती हैं। जिससे पहला आता है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स जो नंबर है उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आप उसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। आप इंडेक्स नंबर किसका निकाल रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ प्राइजेस। आप उसमें किस तरह के प्राइजेस लेंगे, क्योंकि जब इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो इंडेक्स नंबर प्राइस वाला होता है, प्राइस और क्वांटिटी वाला भी होता है।
केवल क्वांटिटी वाला भी होता है। तो आप प्राइजेस क्या लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी, जो भी प्राइस है। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर प्राइस, आपकी कंपनी किसी एक प्रकार की वस्तु को पिछले 5 साल से बेच रही है। मान लीजिए वो बेच रही है इसको 2016 से। 2016 में आप एक मोबाइल बेच रहे थे 10,000 रुपए का, फिर आपने वो 12 का बेचा, फिर 13 का बेचा, फिर 14 का बेचा। सेम प्रोडक्ट है तब तो प्राइस कम होती चली जाएगी, और उसमें कुछ आप इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस बीच बीच में रिवाइज होती चली जाएगी। तो जब भी इंडेक्स नंबर शुरुआत करते हैं तो शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? आप वो इंडेक्स नंबर 2015 से निकालेंगे, 2016 से निकालेंगे, या 2018 से कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो शुरुआत वाला वर्ष है, उस शुरुआत वाले वर्ष को तय करना एक कठिन कार्य है। सिलेक्शन ऑफ एवरेज, कई बार इंडेक्स नंबर एवरेज के बेस पे निकाले जाते हैं। पिछले 5 साल की जो प्राइस है उनको जोड़कर 5 का भाग लगाइए, जो भी एवरेज आएगा उस एवरेज के आधार पर आप फ्यूचर के इंडेक्स निकाल सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ वेट, वेटेड इंडेक्स भी होते हैं क्वांटिटी वाले। किसी वस्तु की प्राइस को ध्यान में रखकर निकाले गए जो इंडेक्स नंबर है वो तो होते हैं प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा किसी वस्तु की प्राइस के साथ साथ यदि इसकी क्वांटिटी को भी ले लिया जाए और प्राइस और क्वांटिटी के सम्मिलित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हम जो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं वो होते हैं क्वांटिटी इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स, जिसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी इंडेक्स को अगर हम प्रकार के रूप में देखें, टाइप्स के रूप में देखें, तो इंडेक्स 2 प्रकार के होते हैं, अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड मतलब अभारित, वेटेड मतलब भारित। जो अभारित होगा वो केवल प्राइस इंडेक्स होता है, और जो वेटेड इंडेक्स होगा जिसे भारित इंडेक्स कहते हैं उसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, अनवेटेड इंडेक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वेटेड इंडेक्स में ज्यादा फॉर्मूले हैं। अब तय हमें ये करना होता है कि हम इंडेक्स किस फॉर्मूले के बेस पे निकालें। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे वेटेड इंडेक्स की बात करें तो उसमें डरविश का फॉर्मूला है, मार्शल का है, फिशर का है, लास्पेर का फॉर्मूला है, पास्ट्रे का फॉर्मूला है। तो आप किस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है? तो उस पर्पस के अनुसार उस फॉर्मूले को तय करना, उस फॉर्मूले को कैलकुलेट करना कि इस फॉर्मूले से ही आपको कैलकुलेट करना है, तब आपका जो पर्पस है वो पूरा हो पाएगा। ये तय करना एक कठिन कार्य है। अब अगला पॉइंट मेरे पास में आता है सूचकांकों के प्रकार। अगर मैं इंडेक्स के प्रकार की बात करता हूं तो इंडेक्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड अभारित सूचकांक और वेटेड भारित सूचकांक। मैंने कहा अनवेटेड और वेटेड 2, अभारित और भारित। अभारित सूचकांक वे सूचकांक होते हैं जो केवल मूल्य के आधार पर निकाले जाते हैं, उसमें ओनली प्राइस होती है। भारित सूचकांक वे सूचकांक होते हैं जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ये जो अभारित सूचकांक होते हैं अनवेटेड, जो पहला प्रकार है, उसके 2 भाग हैं, एग्रीगेटिव और रिलेटिव, समूही और मूल्यानुपात। ऐसे जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसके भी 2 भाग होते हैं, एग्रीगेटिव और मूल्यानुपात।
फिर इन सब में दो दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, स्थिर आधार सूचकांक, श्रृंखलाधार सूचकांक। स्थिर आधार सूचकांक, श्रृंखलाधार सूचकांक, सब में दो दो होते हैं, यानी कि कुल प्रश्न हो गए आपके 4 दूने 8, दो थे, दो के दो दो प्रकार हुए 4, और 4 में भी फिर दो दो प्रकार के होते हैं, फिक्स बेस, चेन बेस, ऐसे हो गए 8। फिक्स बेस का मतलब होता है कि ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें आप केवल एक ही वर्ष को आधार मानकर उस सूचकांक की गणना करते हैं। श्रृंखलाधार सूचकांक वे सूचकांक होते हैं जिसमें आप प्रत्येक वर्ष जो आधार वर्ष होता है उसे आप परिवर्तित भी कर सकते हैं। ये इंडेक्स नंबर का एक थ्योरेटिकल व्यू था, एस्पेक्ट था, जिसे आप पढ़ें समझें, और इसका जो प्रैक्टिकल व्यू है उसका अलग से एक क्लास होगा।